नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपने इससे पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। वैसे 3 लेक्चर, एक तो सिलेबस डिस्कशन वाला, एक पहला चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर। अब तीसरे चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और तीसरे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र। इससे पहले आप लोगों ने पर्यावरण, पहले चैप्टर में आपने पर्यावरण किसे कहते हैं उसको समझा। दूसरे चैप्टर में आपने समझा पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, यानी इकोलॉजी क्या है। और अब तीसरे चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का लेक्चर चल रहा है, न्यू बैच 2026-27 के लिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि मैं समझा चुका हूं। पर पर्यावरण क्या होता है बेटा, रिकॉल करते हैं। पर्यावरण जो होता है उन दशाओं का योग होता है जो कि हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमको चौतरफा घेरे हुए और हमको प्रभावित करते हैं और हमसे प्रभावित भी होते हैं, वो होता है आपका पर्यावरण। ठीक है, और पारिस्थितिकी क्या होता है? पारिस्थितिकी जो होता है, पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उन घटकों के बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, उन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक शास्त्र या विज्ञान है जो कि पर्यावरण में जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं या इकोसिस्टम में जो घटनाएं घटित होती हैं। इकोसिस्टम में जैसे 2 घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, जैसे कि एक झील पारिस्थितिकी तंत्र है। अब उसमें तमाम मछलियां रहती हैं, मछलियां रहती, जलकुंभी रहता है, ये तमाम प्रकार के और वनस्पतियां जल में रहती हैं। तमाम प्रकार की मछलियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वो जीव जंतु वनस्पतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, जल को कैसे प्रभावित करते हैं और जल से कैसे प्रभावित होते हैं, उन वनस्पतियों से वो जो है जीव जंतु कैसे प्रभावित होते हैं, यानी कि जैविक घटक यानी कि जो सजीव चीजें हैं, अजैविक घटक जो है निर्जीव चीजें हैं। दोनों का संबंध क्या है या दोनों का अंतर संबंध क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसी अंतर संबंधों का अध्ययन करता है इकोलॉजी नाम का विषय। वो आप सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो एक प्रकार से यह भी एक ऐसे जगह होती है जिसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां रहती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, उस पूरे के पूरे एरिया को, एक तंत्र को, सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जिसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं, एक ऐसी प्राकृतिक प्रणाली है, यानी नेचुरल सिस्टम है ये, जिसमें जीवित माने जैविक, जैविक घटक। हमने बताया था जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, तो जैविक घटक है जिनमें जीवन है, जैसे मनुष्य या जीव जंतु तमाम सारे, या वनस्पतियां। अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि जल, वायु, मृदा, ये सब। ठीक है, अजीव यानी अजैविक घटक आपस में पारस्परिक रूप से क्रियाशील रहते हैं। ये उसको प्रभावित करते हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं, तथा इसके प्रभावशीलता में या अंतर संबंधों में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। यानी कि जब पारिस्थितिकी जैविक और अजैविक घटकों का तालमेल, अंतर संबंध सही से बना रहेगा तो पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। अगर इनका संतुलन बिगड़ता है जैसे, वैसे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा। यानी अजैविक घटक, जैविक घटक, इसीलिए किसी वनस्पति का या किसी जीव जंतु का विनाश नहीं होने दिया जाता है, उनकी रक्षा करी जाती है। इसलिए टाइगर रिजर्व से लेकर के तमाम प्रकार के और रिजर्व घोषित किए जाते हैं ताकि जो है इन चीजों की रक्षा की जा सके। ठीक है, आगे देखिएगा। इसका मुख्य आधार यह है कि जीव जंतु, पौधे, जलवायु, मिट्टी यानी मृदा, जल, ये सभी घटक, क्योंकि इसमें आप देखते हैं जीव जंतु, पौधे, ये तीन, ये जो है जीव जंतुओं में मनुष्य भी आ गया। जीव जंतु और पौधे ये जैविक घटक है। जलवायु, मृदा और जल ये अजैविक घटक है। ठीक है, ये सभी घटक परस्पर यानी कि आपस में निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, जैसे हमको जीव जंतुओं को जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ऐसे ही वनस्पतियों को जल की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और इन मनुष्यों से सब प्रभावित भी होता है। मनुष्य कुछ ऐसे कृत्य कर दे जिससे ये सब चीजें प्रभावित भी हो सकती हैं, जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वैश्विक तापन जिसको कहते हैं, तो ये सब चीजें मनुष्यों के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक संतुलित चक्र का निर्माण करते हैं। यही चक्र, यही सिस्टम पूरा इकोसिस्टम कहलाता है। हेडिंग डालिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। पहले विद्वान है ईपीओडम। ईपीओडम कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें जीवित जीव और उनका भौतिक पर्यावरण एक दूसरे के साथ ऊर्जा और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है,
ऊर्जा भी मिलती है और उनका जो है पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है एक दूसरे के बीच में, जीवित और अजैविक चीजों में। ठीक है, जो भौतिक चीज है, भौतिक पर्यावरण माने अजैविक चीजें। ठीक है, एजी टांसले कहते हैं कि यह जैविक समुदाय तथा इसके भौतिक पर्यावरण का ऐसा संगठन है जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का एक संगठन है, ऐसा संगठन जो कि एक इकाई के रूप में काम करता है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है। देखिएगा कि जब किसी भूभाग में रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति और भौतिक घटक, यानी भौतिक घटक माने जो आपको दिखते हैं और निर्जीव चीजें हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर होकर के ऊर्जा और पोषक चक्र को चलाते हैं, यानी कि भोजन श्रृंखला को चलाते हैं, फूड चेन को चलाते हैं, तो इस व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हो सकती पारिस्थितिकी तंत्र की? पहली विशेषता बाबू, जैविक व अजैविक घटकों का संयोजन है ये। इसमें दोनों प्रकार के घटक सामंजस्य से कार्य करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल करके अपना एक प्रकार से सिस्टम चलाते रहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है जो है पारिस्थितिकी तंत्र की, ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह जो इसमें होता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा विभिन्न जैविक स्तरों में प्रवाहित होती रहती है, यानी सूर्य से ऊर्जा लेकर के और वो अलग अलग रूपों में प्रवाहित होती रहती है। तीसरा है पोषक तत्व या पोषक चक्र विशेषता। इसमें जल, नाइट्रोजन, कार्बन आदि चक्र निरंतर चलता रहता है। ये भी एक विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र की। अगली विशेषता बाबू, स्वनियंत्रण क्षमता। यह स्वयं को संतुलित रखने की योग्यता रखता है। अगर पर्यावरण में, अगर पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किसी के द्वारा ना किया जाए, अगर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना किया जाए बेटा, तो पर्यावरण जो होगा वो संतुलित रहेगा इकोसिस्टम की वजह से, क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है अपने आप में संतुलित रहता है। जैविक घटक, अजैविक घटक आपस में तालमेल बनाए रखते हैं, लेकिन जब इसी में मनुष्य का हस्तक्षेप हो जाता है या किसी बाहरी चीजों का हस्तक्षेप हो जाता है, तो यही संतुलन जब बिगड़ता है इकोसिस्टम का, तो पर्यावरण की गुणवत्ता में भी कमी आती है और पर्यावरण में एक प्रकार से हरासमेंट होने लगता है। ठीक है, यानी कि स्वनियंत्रण क्षमता इसमें है। इसके अलावा पांचवी विशेषता है जीवों के मध्य अंतःक्रिया, यानी सभी जीव एक दूसरे से भोजन, आश्रय और जीवन निर्वाह हेतु जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गतिशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर ना होकर के समय के साथ बदलता रहता है, यानी इसमें क्या पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये स्थिर नहीं होता, ये समय के अनुसार और परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं पारिस्थितिकी तंत्र की हो गई। एक बार फिर से समझे, गतिशीलता, जीवों के मध्य अंतरक्रिया, स्वनियंत्रण क्षमता, पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों का संयोजन, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला, अगली हेडिंग डालिएगा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। देखिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा पोषक चक्र को नियंत्रित करना, इसके साथ ही साथ प्रजातियों की विविधता का संरक्षण करना, इसके अलावा मानवीय जीवन हेतु संसाधन का प्रदान करना, यानी मानवीय जीवन के लिए तमाम प्रकार के संसाधन जो होते हैं इकोसिस्टम के माध्यम से ही तमाम प्रकार के खनिज तत्व, खनिज पदार्थ हम प्राप्त करते हैं। प्रजातियों की विविधता को एक प्रकार से बचाता है, प्रजातियों की विविधता बची रहेगी तो फिर इकोसिस्टम जो है मजबूती से आगे बढ़ेगा। इकोसिस्टम के द्वारा ही तमाम प्रकार की चीजें बची रहती है। जलवायु को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु को नियंत्रित करता है, जलवायु को एकदम से बढ़िया तरीके से रखता है इकोसिस्टम। प्राकृतिक आपदाओं से संतुलित करने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, यानी इकोसिस्टम की सारी विशेषताएं हैं। अगला विशेषता लिखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं इंपॉर्टेंट बेसिकली, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, पहला घटक लिखिएगा जैविक घटक, उत्पादक वर्ग जिसमें आते हैं, जैसे पौधे हो गए, उत्पादक है। पौधे उत्पादक इसलिए चूंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता वर्ग जो होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को उपभोक्ता कहते हैं। तो मनुष्य जो होता है इन्हीं पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मानव हो गया, पशु पक्षी हो गए। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जैसे फफूंदी, बैक्टीरिया, ये अपघटक होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से जैविक घटक होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सब जैविक घटकों में आते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका अजैविक घटक, जैसे सूर्य की ऊर्जा अजैविक घटक है, मृदा, जल, वायु और टेम्परेचर यानी तापमान, ये सब अजैविक घटक है। ये जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से
एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और इसी प्रभाविता के हिसाब से एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न मतलब अगले हेडिंग डालिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। देखिए पहला प्रकार होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थल में होता है, जैसे कि जंगल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। मरुस्थल यानी कि जहां पर बालू बालू खूब रहती है, ठीक है, मरी हुई भूमि जिसको कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल माने मरी हुई भूमि जहां पर उपजाऊ मृदा नहीं होती है, वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। और घास की भूमि ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होती है। तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थल में तमाम जीव जंतु तमाम वनस्पतियां वहां पर रहती हैं। दूसरा होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि समुद्र हो गया, नदी है, तालाब है, झील है, ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। इसमें जीव वनस्पतियां तमाम प्रकृति जल में भी रहती हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा हो गया। तीसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि कृषि भूमि हो गई, कृषि के लिए हम भूमि तैयार करते तो वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, ठीक है, कृषि की योग्य भूमि। ऐसे कोई उद्यान हमने बना लिया, बगीचा वगैरह, वो हो गया। मानव निर्मित तमाम प्रकार के क्षेत्र जो हो गए वो सब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो सकते हैं। तो जलीय, स्थलीय और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ये 3 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जो है होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया चीजें। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं बेटा कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक अद्भुत और संतुलित इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटक मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं। इसके माध्यम से पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो पोषक तत्वों का चक्र निरंतर जो है चलता रहता है। यह न केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करता है। कौन? संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करता है पारिस्थितिकी तंत्र। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके असंतुलन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती भी हैं। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र को हमको बचा करके रखना चाहिए। अतः पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन एवं संरक्षण दोनों ही मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मनुष्य को अपने आप को सिक्योर रखना है, अच्छे तरीके से जीवन यापन करना है, तो मनुष्य को चाहिए कि हम जो है अपने भविष्य को बचाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संरक्षण करें, पारिस्थितिकी तंत्र को हम बचाएं। इकोसिस्टम से बनने वाले एमसीक्यूज को समझने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, जुड़ सकते हैं 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नेम, या थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर का नाम लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए रखी गई है। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे कि हमको गुरुजी 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा करवा देनी है या खुद जमा कर देनी, जो भी आप उचित समझे। अगर आप खुद चलाते हैं ऑनलाइन माध्यम तो आप खुद जमा कर सकते हैं, अगर नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको बारीकी के साथ मिलता रहता है, बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव लेक्चर्स, लाइव लिखित लेक्चर सब कुछ आपको मिलेंगे। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में हो जाएगी। पूरा थर्ड सेमेस्टर इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलती रहेगी। परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे आप जुड़ेंगे तैसे आपको तमाम नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे ताकि आप उनको देख करके आइडिया लगा पाए कि पेपर कैसे आते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप की चीजें मिलेंगी यहाँ पर आपको। जैसे ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, जब मन चाहे तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज की पीडीएफ भी आपका बड़ा सरल तरीके से तैयार किया जा रहा है। अगले जो पीडीएफ आने वाले होंगे और बेहतर तैयार किए जाएंगे। ये सब चीजें आपके लिए पूरी व्यवस्था है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी विश्वविद्यालयों में यही चीजें आती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर अगर जुड़ना हो तो 9161 93 60 62 पर एसएमएस कीजिए और तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू उसको समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, परेशान नहीं होना है। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या चुका है। प्रश्न नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है। इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है, देखिए जीव तथा अजैविक घटक दोनों, यानी जीव जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों से मिलकर के बनता है, जैविक घटक पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव वगैरह,
अजैविक घटक मिट्टी, जल, वायु और तापमान। ठीक है, ये दोनों घटक एक दूसरे से अंतःक्रिया करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह, हमेशा ध्यान रखिएगा। सूर्य से प्रारंभ होकर के ऊर्जा सबसे पहले उत्पादकों को प्राप्त, उत्पादक माने जैसे घास फूस को मिलती है या वनस्पतियों को मिलती है। फिर घास फूस से क्या होता है? घास फूस अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। फिर यह ऊर्जा शाकाहारी उपभोक्ताओं में यानी प्रथम उपभोक्ता में जाती है। फिर प्रथम उपभोक्ता जो शाकाहारी उपभोक्ता है, फिर द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी उपभोक्ताओं में जाती है, फिर तृतीय उपभोक्ता जो होता है उसमें जाती है। बेसिकली एक द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पर आता है सर्वाहारी, जो मांस भी खा लेता है और शाकाहारी भी चीजें भी खा लेता है। ठीक है, और अब घटक तथा तक जाती है। अब घटक माने कि जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह वो सब। यह प्रवाह एक दिशा में होता है, पीछे ऊर्जा इसमें लौटती नहीं, एक आगे की ओर जाती रहती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, आगे की ओर। तीसरा प्रश्न आ चुका है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? इसमें सबसे बड़ा है जल, जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यही है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा समुद्र है तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी उसी का होगा। समुद्र पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरते हैं। इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह पारिस्थितिकी संतुलन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर तमाम प्रकार की वनस्पतियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु समुद्रों में पाए जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? बताएं। अजैविक घटक है, देखिए घास आपका जैविक घटक है, गाय जैविक घटक है, कीट जैविक घटक है, जल जो है आपका अजैविक घटक है। यानी कि यही आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए जल, वायु, प्रकाश, तापमान ये सभी अजैविक घटक होते हैं और ये जैविक घटक खास करके जैविक घटकों की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे जो होते बेटा वो होते आपके कौन? उत्पादक वर्ग होता है। ठीक है, उत्पादक वर्ग सबसे नीचे। उत्पादक जो होता है मुख्यतः हरे पौधे सूर्य से प्रकाश से भोजन बनाते हैं। ये संपूर्ण खाद्य श्रृंखला की आधारशिला होती है। जैसे कि पहले देखिए, एक मैं आपको पिरामिड बनाऊं, खाद्य श्रृंखला का पिरामिड फूड चेन आपसे पूछा जाता है। देखिए मान लेते हैं ये घास फूस है। घास फूस जो होती है इसी को प्राथमिक, इसको क्या बोलते हैं? ये अपनी ऊर्जा स्वयं बनाती है, अपना जो है निर्माण स्वयं करते हैं ये। ठीक है, ये हो गया आपका प्राथमिक, मतलब ये उत्पादक वर्ग हो गया, उत्पादक। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपका होता है उत्पादक को, जैसे मानते हैं बकरी है। अब बकरी जो होती है बेटा क्या करती है? बकरी घास को खा लेती है, तो यानी ये मानते हैं यहाँ पर घास है। ठीक है, तो घास ये हो गई। अब घास के ऊपर कौन है? ये बकरी। ठीक है, बकरी क्या करेगी? बकरी जो है ये शाकाहारी प्राणी है, यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर, यानी कि ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बकरी के ऊपर कौन आएगा? बकरी के ऊपर मनुष्य आ गया। ठीक है, मनुष्य जो होगा बेटा बकरी को खा लेगा। मनुष्य सर्वाहारी, मांस भी खाता है और शाकाहारी भी है। यानी मनुष्य जो होगा द्वितीय उपभोक्ता हो गया, क्योंकि मनुष्य बकरी को भी खा लेगा और वनस्पतियों, गेहूं चावल भी खा लेगा। फिर मनुष्य के ऊपर एक और मान लीजिए बाघ, यानी कि शेर। अब शेर जो होगा बेटा वो क्या कर लेगा? शेर जो होगा वो क्या कर लेगा? शेर तृतीय उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी होता है, तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। सेकंड पर आपका आता जाता है मनुष्य। ठीक है, और इससे ऊपर आप जाते हैं आप घटक हो गया। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह वो सब। इस तरीके से आपका फूड चेन बनता है। अब इसी को पिरामिड के माध्यम से आप बना करके देख लो, वनस्पतियां खूब ज्यादा होती हैं, फिर उससे कम बकरियां होती, फिर उससे कम मनुष्य होते हैं, फिर उससे कम शेर होते हैं। इस तरीके से चीजें आपकी क्लियर होती है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य क्या होता है? अपघटक जो होते हैं ये जैविक पदार्थों का विघटन करते हैं। जो जैविक पदार्थ है उनका विघटन करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अपघटक जैसे कि जीवाणु, कवक, मृत जीवों को विघटित करते, जैसे कोई जीव मर गया है तो उनको खत्म कर देते खा पी करके। ये हुए पोषक तत्वों को पुनः मृदा में मिला करके उसे उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, यानी ये पूरा गला देते, पूरा शरीर को खा लेते हैं। अगला सातवां क्वेश्चन आ चुका, किस वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जो है एजी टांसले ने किया था। एजी टांसले कर दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक टीए टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का परिभाषित किया था।
उन्होंने जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों पर बल दिया। ठीक है, आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वनों की कटाई का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों की वृद्धि होती है नहीं, जैव विविधता में वृद्धि होती नहीं, संतुलन बना रहता नहीं, पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। ठीक है, वनों की कटाई से आवास नष्ट होते हैं, इसमें प्रजाति विलुप्त हो जाती प्रजातियां, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, यानी कि वातावरण गर्म होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य उत्पादक कौन है इनमें से? पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादक जो है इनमें से क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये संपूर्ण तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या नहीं? पुस्तकालय जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। पुस्तकालय में ना तो जैविक घटक होते और ना ही जीव जंतु। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव प्लस अजैविक घटक और पारस्परिक संबंध सब आवश्यक होते हैं इसमें, ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों ने जो है चैप्टर संख्या 3 को भी समझ लिया। अब अगला चैप्टर आएगा, उसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 के बारे में विस्तार से जानेंगे इस तरीके से। तो अगले चैप्टर में हम एक चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।